हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज को डिटेल में पढ़ रहे हैं, प्लस उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं व्याख्या से जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो मिट्टी के प्रकार हैं, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ हैं, ये चैप्टर चल रहा है। तो इसका आज का जो वीडियो है वो चौथा वीडियो है, और चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे मिट्टी विविध। मिट्टी विविध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल छोटा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, जो मिट्टी भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उन मिट्टियों में क्या पाया जाता है, तो विविध में ये सारी मिट्टियों के बारे में जिक्र हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है लाल मिट्टियाँ, रेड सॉइल। भारत में लगभग कितनी 8.7 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के में देखा जाए तो 26.8 के प्रतिशत क्षेत्र पर ये फैली हुई है। लाल मिट्टी का निर्माण जल वायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रावेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। किससे होता है? जो रावेदार एवं जो कायांतरित शैलें होती हैं, जिसमें रवें होती हैं, जिन मिट्टी में रवें होती हैं और कायांतरित होती हैं, अब उनका जो रंग है, रूप है, वो क्या होता है? दिन पर दिन काया मतलब परिवर्तन होता जाता है उनके काया में। तो उसी के विघटन या वियोजन से क्या हो जाता है? ये मिट्टी लाल हो जाती है। मिट्टी लाल हो जाती है। और क्या कहा गया है कि लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। क्या? वो रवेदार और कायांतरित शैलों में क्या होती हैं? उनके विघटन से ये इनका वियोजन हो जाता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। सिलिका और क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। इस मिट्टी का लाल रंग कैसे होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। और जब ये जल से भीगी हुई होती है तो कैसे दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। कौन? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी है, ह्यूमस की कमी है, फास्फेट की कमी है, पोटास की कमी है और मैग्नीशियम चूना की कमी होती है लाल मिट्टी में। और पाया क्या जाता है ज़्यादा? सिलिका और आयरन। क्या पाया जाता है? सिलिका और आयरन, ये इस मिट्टी में बहुलता पाया जाता है, बहुलता होता है। इनका विस्तार किस किस क्षेत्र में है? तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र में है, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में है, कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक के उत्तर और महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है और छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार कई राज्यों में से है। तो छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है लाल मिट्टी, बट ये झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉइंट। इसमें याद रखना है कि सिलिका और आयरन ज़्यादा पाया जाता है, बहुलता मात्रा में है, और चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस इनकी कमी है। और पाई कहाँ जाती लाल मिट्टी? पश्चिमी तमिलनाडु, तट के किनारे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और छोटा नागपुर में। अगला है, चलिए फ्रेंड्स, इसको मैप में देख लेते हैं। मैप में देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। जैसे पर्वतीय मिट्टी को इस नक्शे से डिनोट किया गया है। तो ऐसा पॉइंट देखो यहाँ बना है ना, तो ये पर्वतीय क्षेत्र। वैसे भी ये कहाँ है? हिमालय के पास में है। जलोढ़ मिट्टी, ये वाला पॉइंट क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हाँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान का कुछ पोर्शन, ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। लाल मिट्टी ऐसे पॉइंट किया है, देखो ये वाला लाल मिट्टी है, ये वाला लाल मिट्टी है। काली मिट्टी को ऐसे डिनोट किया है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में।
और लैटराइट मिट्टी को ब्लैक किया गया है, ये ब्लैक कलर से कलर कर दिया गया। इधर क्या पाया जाता है, लैटराइट मिट्टी पश्चिमी तट और पूर्वी तट के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र और यहाँ तमिलनाडु में, बीच में भी है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी ऐसे देखो डिनोट किया गया है बलुई मिट्टी को, ये राजस्थान में बलुई मिट्टी होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम मैप में देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, चैनल छोटा है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को आगे ले चलिए फ्रेंड्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगला है पर्वतीय मिट्टियाँ। पर्वतीय मिट्टियों को चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, हिमालय में। जहाँ पर्वत होगा तो हिमालय पर्वत में ही मिलेगा। हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर मिलती है। 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में ये पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टियाँ छिछली और अपरिपक्व हैं तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है ये इसमें क्या होता है, अधिक होता है। ये मिट्टियाँ हल्की अम्लीय होती हैं, ज़्यादा अम्लीय नहीं होती, हल्की सी अम्लीय होती हैं। कौन, पर्वतीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी को देख लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों का विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की दशाओं में हुआ है। कहाँ, शुष्क सूखा है, जहाँ पर क्या है पानी नहीं है, जहाँ पर बारिश नहीं होती। अर्ध शुष्क है, कुछ टाइम पर सूखी रहेगी, कुछ टाइम पर उसमें नमी रहेगी, तो उसको अर्ध शुष्क कहा जाता है। इन दशाओं में मरुस्थलीय मिट्टी का क्या होता है, निर्माण। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात में वहाँ पर पाई जाती है। गुजरात के कच्छ में भी पाई जाती है। दक्षिण के दिशा में पंजाब में भी पाई जाती है। कौन, मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी रेत और बजरी से युक्त है। किससे, इसमें रेत पाई जाती है जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी होती है। रेतीली मिट्टी है तो जैव और नाइट्रोजन तो मिलेगा ही नहीं। दलहनी फसलें, अब पॉइंट क्या कह रहा है, मेन पॉइंट याद रखिए। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। कौन फसलें, दलहनी फसलें। दलहनी फसलें से क्या होता है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं दलहनी फसलें। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसमें दाल वाली फसलों में, इसलिए क्या कर देती हैं ये, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें हैं। कौन, अल्फा ड्राई बीन्स, गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द। मतलब जितनी भी जो है दाल की खेती है, दलहनी फसलें हैं, उनसे क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिट्टी में हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटेल में। सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए और व्याख्या सहित पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको भी पढ़ेंगे। पहला क्या कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उसमें। पश्चिमी राजस्थान में कैसी मिट्टी है, मरुस्थलीय है। देखो क्या कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले आते हैं पश्चिमी राजस्थान में। इन जिलों की मिट्टी चूना बोले तो कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है। अतः इस क्षेत्र को मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। कैसा होता है, इन जिलों की मिट्टी में चूना आधारित क्षारीय और लवणीय प्रकार दोनों होती है, क्षारीय और लवणीय। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं जो चूना प्रकार की मिट्टी है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है चूना मिट्टी में। तो बी वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिशा याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थान पूछा जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर होगा, मतलब दाल वाली कृषि। तो मटर क्या है, दाल ही है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना। तो उड़द क्या है, दाल।
दाल वाली खेती क्या करती है, कृषि क्या करती है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम की बहुल्यता, गलत। संचित ह्यूमस, गलत। ह्यूमस की कमी होती। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यही चीज़ अभी पॉइंट पढ़ कर आए कि मिट्टी लाल क्यों हो जाती है, फेरिक ऑक्साइड के विद्यमान या विराजमान होने के कारण। तो सी ऑप्शन इसका सही है। और इसमें ज़्यादा पाया क्या जाता है, सिलिका और आयरन। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन ज़्यादा पाया जाता है। देखो, आयरन और सिलिका ज़्यादा पाया जाता है, और ये रवेदार या कायांतरित सेलों के विघटन के वियोजन से हो जाती है। लेकिन जब इस जल से भीगी रहती है तो हमको पीली दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है ना। तो ये सब तो हम लोगों ने पॉइंट में पढ़ा, तो इसको क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। तो भारत की मृदा में सबसे ज़्यादा किस तत्व की कमी है? तो भारत की मृदा में सबसे ज़्यादा जस्ता की कमी है। जस्ता की कमी है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। भारत की मृदा में अगर जिस सूक्ष्म तत्व की कमी बताया जाए तो वो जस्ता है। अगला है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, गलत। ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती है, थोड़ा बहुत अम्लीय होती हैं, ह्यूमस तो बिल्कुल नहीं होती है। अगला है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है क्या? राइट है, बी वाला राइट है। तो क्या है, ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत है, आर सॉरी ए गलत है, आर सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान मूलतः केसर का एक स्थानीय प्रकार है, केसर को जाफरान भी कहते हैं, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो केसर कश्मीर में होता है, कश्मीर हिमालय पहाड़ी में। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या कहता है ए आंसर। हाँ, ए आंसर इसका राइट आंसर है। अगला है, देखो क्या कहा जा रहा है कि जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी क्या है, प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी वूदूर में उपजाई जाती है या ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। कौन? वूदूर मिट्टी। अगला है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पौधों को पानी मिलता है, इसलिए कि ये पानी को धारण करके रखती है ज़्यादा टाइम तक। क्या कह रहा है, चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद पाई जाती है और 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, इसलिए जल क्रांति हो जाती है। जल क्रांति के मतलब बहुत टाइम तक जल धारण की रहती है मिट्टी, इसमें वायु का आवागमन कम होता है, इसलिए वायु इस मिट्टी से वायु जो है जलवाष्प नहीं बना पाती है, वायु का आवागमन ही नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो वहाँ की पानी को सोखेगी कैसे? तो इसलिए इसमें जल क्रांति हो जाती है। जल क्रांति का मतलब जल ज़्यादा टाइम तक रहता है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो मृत्तिका मिट्टी है, मृत्तिका मिट्टी में 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। देखो, मृत्तिका का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य में होता है, तथा महीन बालू या रेत का व्यास 0.06 से 2 मिलीमीटर के मध्य में होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 9 क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और डिटेल में पढ़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।